हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। बच्चों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से क्लास 10 के सीरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने फोर्स चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर दिया था, उसके 2 लेक्चर देख रखे हैं और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पर आ गए हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज सेशन, लेट्स डिस्कस कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन क्या होता है और कौन है जो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन को एनहांस करता है। हम लोगों ने समझा था भाई फोर्स है जिसके वजह से ट्रांसलेशनल मोशन या तो स्पीड अप होता है या स्पीड डाउन होता है या डायरेक्शन चेंज होता है, वेयर एज मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क या फिर टर्निंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी किए थे, लगभग 10 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए गए थे। जो भी और भी न्यूमेरिकल अगर लगती है तो इस सेगमेंट के एंड पर वापस जितने बचे हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो भी डाउट्स आते हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग आज इस चैप्टर का सेक्शन बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग ने मोमेंट ऑफ फोर्स पर बात कर रखा है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं हम लोग सबने पीछे की वीडियो देख रखी है और आज हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। एंड आई एक्सपेक्ट कि सारे बच्चे एकदम कॉपी पेन लेकर बैठ गए होंगे। भाई शुरू करते हैं आज का सेशन एंड स्टार्ट फॉलोइंग कि भाई क्या क्या चीजें हमें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जाननी है। भाई देखो, टॉपिक शुरू हो रहा है एक बहुत प्यारे से डायग्राम से और प्यारे से इमेज से, एक वीडियो से छोटे से, जहां पर एक छोटी सी स्टोरी छुपी हुई है कि न्यूटन भाई साहब एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वो एप्पल का ही पेड़ था। ठीक है, कई बच्चे बोलते सर वो डाब का पेड़ क्यों नहीं था, नारियल का पेड़ क्यों नहीं था, शायद कोई बड़ा चीज गिरता तो न्यूटन के माथे पे रख के कुछ ना कुछ और हो गया होता। भाई जो भी हो, मुद्दे का बात यह था कि भाई ये एप्पल जब इस न्यूटन के माथे पर गिरा तो भाई गिरने के बाद शायद बहुत लोगों के माथे पे गिरा होगा, बहुत लोगों ने सोचा नहीं होगा, पर इसने बैठ के सोचा कि भाई ये मेरे माथे पे क्यों गिरा, नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसे अलग अलग तरह के सोच दिमाग में आने लगे। तब इनके दिमाग में एक ख्याल आया, शायद अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को ही कहा गया था ग्रेविटी। राइट, हम लोगों ने इस चैप्टर में समझना है कि सेंटर ऑफ, मतलब इस सेक्शन में समझना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। तो भैया ग्रेविटी क्या है? बाय द वे, हम लोग, मैं हूं भाई, आप लोग हो, सब लोग, कोई भी सामान अपने आसपास देख रहे हो, कोई पंखा को देख रहे हो, एसी को देख रहे हो, कोई भी चीज अगर छोड़ दी जाए ना, वो नीचे ही जा रही है, वो अर्थ के पास ही जाएगी, अर्थ अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा। राइट, तो ये जो अर्थ अपने तरफ हर चीज को अट्रैक्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को, अर्थ के इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने नाम दे दिया था ग्रेविटेशन, ग्रेविटी रादर। और इवन न्यूटन ने अपना इसमें लॉ भी बना दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आई हुई है, जिसमें उन्होंने समझाया था कि भाई दुनिया में हर 2 मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एंड सो ऑन। उस पर अभी बात नहीं करने जा रहे। सवाल है, जब कभी किसी बॉडी पर धरती मां का प्रकोप लग रहा होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, ठीक है, और कोई भी शेप की बॉडी है, हम लोग क्या बोलेंगे उस पर फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है। जैसे कोई भी एक शेप की बॉडी लो, तुम एक काम करो, तुम एक किताब इमेजिन कर लो इस तरह से। भाई ये किताब इमेजिन कर लो, ये किताब है, बहुत सारे पॉइंट्स है, ये किताब में बहुत सारे पॉइंट्स है। अब मैं बोलूं फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, मैं बोलूं हर एक पॉइंट पर फोर्स नीचे तरफ लग रहा है। तो अगर मुझे इतने सारे पॉइंट्स पर काम ना करके अगर किसी एक पॉइंट पर काम करने कहा जाता, बोलते अगर सवाल ये होता कि बताओ कौन से पॉइंट से इस पूरे वेट को पास करता हुआ कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। मतलब मैं ये ना बोलूं कि अच्छा इस इधर भी कुछ वजन है, इधर भी कुछ वजन है, इधर भी कुछ वजन है, रादर इतने सारे पॉइंट्स पे बात ना करके मैं बोलूं अच्छा यहां पे एक बीच में कोई एक पॉइंट है जहां से हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा वजन पास कर रहा है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो यहां पर 2 टर्म है, सेंटर मतलब जहां पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कि पूरा वेट जहां से पास कर रहा है, और ग्रेविटी का मतलब समझाने वाला जो आइडिया था वही वो न्यूटन भाई साहब का था। ठीक है, इन्होंने समझाया कि ग्रेविटी क्या होती है। भाई अर्थ हर चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, तो हर बॉडी पर यह फोर्स लग रहा होता है। तो भाई एक बॉडी बहुत सारे पॉइंट से बनती है, तो कोई एक पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पर हम लोग पूरे बॉडी का वजन सोच सकें। बोले नहीं, पूरे बॉडी पे फोर्स नहीं काम कर रहा, वो उस एक पॉइंट पे फोर्स काम कर रहा है। वो एक पॉइंट जो होगा उस बॉडी का, उस एक पॉइंट को नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं एक काम करता हूं, मैं डेफिनेशन बताता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। भाई यहां पर एक और इमेज दिख रहा है, ये इमेज है कि एक एप्पल है, ये एक एप्पल है, ये एप्पल भी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ये एप्पल भी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। नीचे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है हर चीज। ऐसा ही हमें न्यूटन ने समझाया था। ठीक है भाई,
अब हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन को लेकर। भाई डेफिनेशन क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द algebraic sum of moment of weights of all the particle constituting the body is 0। मैं इस बात को पहले समझा दूं, उसके बाद मैं वापस इसे रीड करता हूं। भाई ये मान लो किताब है, ठीक है, मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस किताब के ऊपर जहां पर अगर मैं एक उंगली अपनी रख दूं तो ये किताब किसी भी तरफ नहीं लुढ़केगी, ना इधर लुढ़केगी, ना इधर लुढ़केगी, ना आगे लुढ़केगी, ना पीछे लुढ़केगी। जिस पॉइंट पर मेरे उंगली रखने पर या फिंगर रखने पर वो पूरा बुक बैलेंस हो जाए, उस पॉइंट को बच्चों हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसा डेफिनेशन कह रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज मतलब इक्वल्स टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच, वो पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट algebraic sum of moment of weight of all the particle constituting the body is 0। moment of weights of all the particle, मैं बोलता हूं एक बॉडी पर बहुत सारे पॉइंट से बनती है। इन सारे पॉइंट्स का जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट मतलब टर्निंग इफेक्ट, तो अगर कुछ पॉइंट इधर टर्न कराना चाह रहे हैं, कुछ पॉइंट इधर टर्न कराना चाह रहे हैं, कुछ पॉइंट आगे टर्न कराना चाह रहे हैं, कुछ पॉइंट पीछे टर्न कराना चाह रहे हैं, अगर नेट टर्निंग इफेक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट 0 हो तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ही कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब एग्जांपल लेते हैं, मैं ट्राई करता हूं, मुझे नहीं पता ये होगा कि नहीं होगा। भाई किताब गिरे तो माफ करना, मेरा मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ मिल गया, दिख रहा है भाई ये जिस पॉइंट पर मैंने फिंगर रखा है, इस पॉइंट के अबाउट जितना मोमेंट इस किताब का इस तरफ है, लगभग उतना ही मोमेंट इस तरफ है, उतना ही इधर है, उतना ही इधर है, बोलकर ये किताब नहीं लुढ़क रही है। ये जो पॉइंट है जहां पे मैंने फिंगर रखा है बच्चों, यही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं अगर मार्क करूं तो यही पॉइंट मेरी थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज इस पॉइंट के अबाउट जितना मोमेंट इस तरफ था उतना ही इस तरफ, उतना ही आगे, उतना ही पीछे था, राइट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डेफिनेशन को फिर से पढ़ा जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी, तो किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? इज क्या? The point about which the algebraic sum of moments of weights, भाई moments का मतलब मैंने पीछे वाले सेगमेंट में बताया इसी चैप्टर के कि मोमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। भाई फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है टर्निंग इफेक्ट, उसी को कहते हैं मोमेंट। तो हर एक वेट की वजह से जो मोमेंट क्रिएट होगा, है ना, ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, एक किताब में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स से जो मोमेंट होगा, कुछ होगा क्लॉकवाइज, कुछ होगा एंटी क्लॉकवाइज, सब मिला के उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट सारी डिस्टेंस नापी जा रही है ना, जिस पॉइंट के डिस्टेंस नापी जा रही है, अगर मोमेंट ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज 0, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ वेट 0 हुआ, उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू बी एक्टिंग एट दिस पॉइंट हाउसएवर द बॉडी इज प्लेस्ड। बॉडी कैसी भी रख दी जाए, मैं अगर इस किताब को ऐसे रख दूं, मैं इस किताब को ऐसे रख दूं, मैं इस किताब को ऐसे रख दूं, मैं बोलूंगा भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक यहीं पर जो पॉइंट थी वहीं से पास कर रही है जहां पे मैंने फिंगर रख के बैलेंस किया। इसके मतलब प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के शेप पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने इस बॉडी का बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर था, एक तरीके से बोल सकते हैं जहां पर दोनों का डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं अगर बात करता किसी पेन की, बच्चों मैं अगर बात करता किसी पेन की लेट से, ये रही पेन, मैंने इस पेन को जहां पे जिस पॉइंट पे रख के जिसके अबाउट मैंने बैलेंस कर लिया, ये जो पॉइंट है जहां पे मैंने फिंगर रख के रखा है बच्चों, यही पॉइंट है मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कैसे भाई? इस पॉइंट के अबाउट जितना मोमेंट इस तरफ है उतना ही मोमेंट इस तरफ है, तभी तो बॉडी लुढ़क नहीं रही है, राइट। तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या ये बात सबको क्लियर है भाई? क्या ये बात सबको क्लियर है? ग्रेट। तो मैं फिर से बोलूं, द एंटायर, मैं अज्यूम कर सकता हूं कि जो पूरा मास था, जो मैंने पेन अज्यूम किया, इस पूरे पेन का मास उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही, उस पर्टिकुलर पॉइंट से ही नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली मुझे पता है कि मैं कोई भी बॉडी लेता हूं, मान लो एक रॉड लेता हूं, तो इस रॉड पे बहुत सारे पॉइंट है, सबके ऊपर वेट काम कर रहा है, सबको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। पर अगर मैं कंसेप्चुअलाइज करना चाहूं कोई एक पॉइंट, तो वो एक पॉइंट कौन सा है? वो एक पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहां पे मैंने अगर फिंगर रखा तो ये लुढ़कना बंद हो जाएगा। लुढ़कना बंद कैसे बंद हो गया? मैं अगर यहीं पर अपना फिंगर रख दूं भाई, तो यहीं से वेट पास करिए और यहीं मैंने अपना ऊपर का तरफ फोर्स दे दिया, मतलब एक तरीके से चीजें लुढ़केगी नहीं।
मेरी बात समझ में आ रही है भाई? वही मैंने अगर फोर्स इधर दिया होता और इधर वेट पास कर रहा है इधर से, तो ऐसे बॉडी गिर जाती। वही मैंने फिंगर यहां रखा होता तो बॉडी ऐसे गिरती। मेरी बात समझो, जहां से वेट पास कर रहा है वहीं पर हम लोगों ने फिंगर रख दिया तो एक तरीके से वेट और मेरा फोर्स कैंसिल हो गया। ये एक सोच आता है, इसीलिए हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि जिस पॉइंट के अबाउट अगर ऐसा करके हम लोग बैलेंस कर सकते हैं वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम लोग ने ये चीज पहले भी फील करके रखा है शायद, है ना? किताब को हम लोग बहुत बार ऐसे बैलेंस करते हैं। बहुत बार लोग फुटबॉल को, बास्केटबॉल को इस तरह उंगली पे बैलेंस कर लेते हैं, रॉड को इस तरह बैलेंस कर लेते हैं। एक बहुत लोग घर पे शायद झाड़ू या फिर कोई रॉड को लेकर भी इस तरह सीधे रख के बैलेंस कर लेते हैं। मुझसे नहीं होता है भाई, पर बैलेंस कर लेते हैं, राइट? वो अल्टीमेटली उसी लाइन में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। फिर जो भी हो, लेट्स एडवांस विथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन क्लियर है भाई? ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ वेट्स ऑफ द टोटल बॉडी विल बी जीरो। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लोग कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं कि पूरे बॉडी का वजन उसी पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। So the position of center of gravity of a body of a given mass depends on its shape. ठीक है ना? The change if the it changes if the body is deformed. मैं कहता हूं अगर मैं एक इस तरह की बॉडी लेता तो शायद ये स्फेरिकल बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शायद इधर है। मैंने अगर एक और रॉड ले लिया तो इस रॉड का प्लस इस स्फीयर का मिला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां गिरेगा। या फिर मैंने एक रॉड लेकर इसे पीट के इसका शेप चेंज कर दिया। जब शेप बदलेगा बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग जगह से काम करेगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी तरह से शेप पर डिपेंड करती है। मुझे पता है स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होता है, रॉड का अलग होता है ना? रिंग का अलग होता है, एक प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट का अलग होता है, एंड सो ऑन। अलग अलग शेप के बॉडी पर निर्भर करता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से पास करेगी। और इरेगुलर शेप्स भी तो होते ही है ना, अलग अलग तरह के, है ना? जैसे कोई तकिया का शेप हो गया, कोई भी तरह का, राइट? तो डिपेंड्स ऑन शेप। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर लाई करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम अपना से उंगली रख के बैलेंस कर पाए, वो जरूरी नहीं कि बॉडी के अंदर काम करे। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। रियल जरूरी नहीं कि हमेशा तुमको सेंटर ग्रेविटी मिलेगा जहां पे तुम ऐसे फिंगर रख के बैलेंस कर पाओगे। ये तो किताब का, रॉड का मैंने एग्जांपल दिया। रिंग में क्या होता है? रिंग में तो ये पूरा ऐसा होता है ना, बीच में तो हॉल होता है। तो यहां पे तो कुछ रखा नहीं, तुम ऐसे नहीं यहां पे फिंगर रखोगे और ये रिंग बैलेंस हो जाएगा। मैं बात समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुमने ये रिंग लिया, यहां पर ऐसे रस्सी सूता 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 बांध दिया, यहां से ऐसे उंगली रख के हर जगह बैलेंस हो गया चीज। मेरी बात समझना। पर ऑब्वियसली यहां पे अगर कुछ नहीं होगा तो तुम यहां पे क्या फिंगर रख के बैलेंस कर पाओगे? नहीं बैलेंस कर पाओगे। वही मैं यहां दिखाना चाह रहा हूं। ये रिंग्स को कैसे भी रख दो, सेंटर ग्रेविटी यहीं से पास कर रहा है। ठीक है भाई? ठीक है। तो भाई नेक्स्ट बात, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ग्रेविटी अ बॉडी ऑफ वेट W कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ वेट W एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने यही बात पीछे भी बताया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसी पॉइंट है जहां पर हम लोग पूरे बॉडी को अज्यूम कर सकते हैं कि वहीं पर ही है बॉडी। बॉडी यहां वहां फैला हुआ नहीं, उसी पॉइंट पर बॉडी रखा हुआ है और उसी पॉइंट से वेट पास कर रहा है। पूरा मास, पूरा वेट उसी पॉइंट पर रखा हुआ है और वहीं से वेट पास कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही बोला गया है। देखो, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अ बॉडी ऑफ वेट W कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ वेट W एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर एक बॉडी का वजन W है, वेट W है, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सच अ पॉइंट वेयर फ्रॉम इट्स होल वेट इज एक्टिंग एंड होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट ओनली। पूरी बॉडी की मास उसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। इस तरह हम लोग अज्यूम कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेकर। क्या बातें समझ में आ रही है भाई सबको? ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर लाई नहीं करती है। तो ये तो जो एक तो ये जगह हुआ कि भाई रिंग के अंदर हो गया। मैं बोलता हूं बहुत मेरा फेवरेट एग्जांपल वो है एल शेप बॉडी। कोई भी एल शेप बॉडी देखो, एक रॉड में सेंटर ग्रेविटी यहां होती है। अगर मैं बोलूं यहां पे दो रॉड है तो इधर होता है एक सेंटर ग्रेविटी और एक इधर होता। अब एल शेप में पता है क्या, सेंटर ग्रेविटी कहीं यहां लाई करेगा, कहीं यहां लाई करेगा। कैसे? ये एक रॉड, ये एक रॉड, इन दोनों के बीच में कहीं सेंटर ग्रेविटी लाई करेगी। एल शेप्ड रॉड में सेंटर ग्रेविटी बॉडी के अंदर लाई नहीं करती है, ये बात ध्यान रखना। या फिर इस सर्कुलर रिंग के अंदर देखो, यहां पे कोई मास नहीं है, वहां पे तो अलग अलग शेप की बॉडी होती है। जरूरी नहीं सेंटर ग्रेविटी बॉडी के अंदर लाई करे, बॉडी पर कोई बॉडी के ऊपर कहीं पर लाई करे जहां पर तुम उंगली रख के इस तरह बैलेंस कर पाओ, जैसे तुमने किताब के लिए बैलेंस कर पाया। ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक
एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर वहां पर तुम फिंगर मतलब इस तरह उंगली के बैलेंस कर पाते तो बैलेंस हो जाती, या मैथमेटिकली बात किया जाए तो यहां से देखा जाए तो जितना मोमेंट इस पर, मैं अगर इस पॉइंट के बाद बात करूं, जितना मोमेंट इस तरफ काम कर रहा होगा उतना मोमेंट इस तरफ काम कर रहा होगा, मतलब जितना क्लॉकवाइज होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैं अगर एक रिंग ले लूं, उस पॉइंट के बाद देखो ये इधर घुमाना चाह रहा है, 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 सारे पॉइंट बैलेंस कर लेंगे। इमेजिन करो एक रिंग को मैथमेटिकली अगर मैं सॉल्व करूं, वेट इनटू डिस्टेंस, वेट इनटू डिस्टेंस, सारे पॉइंट बैलेंस हो जाएंगे उस पॉइंट के अबाउट। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है भाई, मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं बच्चों, एग्जांपल्स देख लो। सर्कुलर रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लगती है? जी से डिनोट किया जा रहा है हम लोग यहां पर, ऑब्वियसली सेंटर पर। सर्कुलर डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क समझते हो, डिस्क ना सीडी। रिंग मतलब क्या होता है? रिंग ऐसा खोखला सा होता है भाई, ये जैसे ये ओपन यहां पे सेंटर है। डिस्क क्या हो गया? ये जैसे सीडी होता था, है ना। तुमने कभी खेला होगा फ्लाइंग सॉसर, जैसा हम लोग खेलते हैं भाई, सॉसर खेलते थे ना, तो वो डिस्क हो गया। एक ट्रायंगुलर लैमिना में सेंटर ग्रेविटी कहां लाई करती है बच्चों? सेंट्रॉइड पर लाई करती है ना, ये रहा सेंट्रॉइड, जहां पे सारे मीडियंस मिलते हैं। ओके, रेक्टेंगुलर प्लेट अगर हो तो जहां पे डायगोनल्स मिलते हैं, पैरेललोग्राम में भी जहां डायगोनल्स मिलते हैं, स्क्वायर में भी जहां डायगोनल्स मिलते हैं, राइट। मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, सेंट्रॉइड, सेंटर, रॉड का सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड है ना, हाफ लेंथ, दिस लाइक द हाफ ऑफ इट, राइट। ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में भी मिड पॉइंट दिख रहा है ऑन द एक्सिस, हाफ वे राउंड, है ना, हाफ वे राउंड, राइट। प्लीज फॉलो ऑल दिस, प्लीज नोट डाउन ऑल दिस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। इफ लेट्स टॉक अबाउट इररेगुलर ऑब्जेक्ट, इररेगुलर ऑब्जेक्ट में क्या होता है भाई? अगर हम लोग ने कोई भी डिफरेंट शेप का बॉडी लिया, एकदम अजीब सा शेप का बॉडी है, और किसी भी पॉइंट के बॉडी से उठा के देखा, तो बॉडी ऑब्वियसली किसी न किसी तरह से ऐसे झूल जाएगी। मैंने एक लाइन बनाना है यहां से, फिर अगले बार मैंने मान लो ये पॉइंट या फिर कोई भी और पॉइंट के अबाउट इसे वापस हैंग करना है। जब उस पॉइंट के अबाउट हैंग करेंगे ना, मान लो ऐसे कुछ पॉइंट होगा जहां से हम लोग हैंग करेंगे, फिर इस तरह से एक सीधा लाइन ड्रॉप कर दो। कोई भी इरेगुलर शेप की बॉडी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हाँ। तो एक ऑलरेडी ये शेप था, एक ऑलरेडी एक और शेप आएगा, जहां ये दोनों मीट करेंगे बच्चों, वही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी, वहीं पर सेंटर ग्रेविटी होती है। मतलब मैंने एक बार इसे एक पॉइंट के बाद पकड़ना है, फिर मैंने इसी बॉडी को दूसरे पॉइंट के बाद इसे झुलाना है, और यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉप करनी है, यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉप करनी है, जहां ये दोनों मीट करते हैं बच्चों, वहीं पे कहीं पर होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह की, मतलब जहां से हम लोग हैंग करते हैं उसी वर्टिकल लाइन पे पड़ती है। तुम इमेजिन कर सकते हो अपने साथ भी, मैंने अगर इस किताब को ऐसे पकड़ना है तो सेंटर ग्रेविटी मेरे इसी लाइन में कहीं पड़ेगी। मैंने अगर बॉडी को इस तरह पकड़ना है बच्चों, तो सेंटर ग्रेविटी वापस इसी लाइन में कहीं ना कहीं पड़ेगी। मैं अगर किताब को ऐसे पकड़ता हूं, सेंटर ग्रेविटी वापस इसी लाइन में कहीं ना कहीं पड़ेगी। देखा जाएगा तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। देखना तीनों लाइन क्या हो रही है भाई, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ या ना? ठीक है, तो भाई क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर लैमिना बाय द मेथड ऑफ बैलेंस यूजिंग अ प्लम्ब लाइन। बच्चों प्लम्ब लाइन क्या होता है? प्लम्ब लाइन होता है जब वो दीवारें बनती है ना, कभी राजमिस्त्री जो दीवार बना रहे होते हैं, जाके चेक करना, जब बिल्डिंग बन रहे होते हैं ना, तो जो मिस्त्री होते हैं ना, वो कभी कभार एक इस तरह के शेप का एक पत्थर लेते हैं, उसमें एक सूता बंधा होता है, और वो इस तरह रख के चेक करते कि अच्छा दीवार सीधी खड़ी हो रही है कि टेढ़ी जा रही है। दे कीप ऑन चेकिंग कि अच्छा दीवार सीधी है कि दीवार टेढ़ी हो जा रही है। तो प्लम्ब लाइन वैसा ही कुछ हो गया कि मैंने एक बार इस बॉडी को हैंग किया और चेक किया एक लाइन बनाकर, फिर मैंने वापस हैंग किया, फिर एक लाइन ड्रॉप किया। वो प्लम्ब लाइन, उसी को प्लम्ब लाइन कहते हैं। वो जो दीवार चेक करने के लिए उन्होंने क्या करता है, एक पत्थर लेता है, ऐसे सूता रख के चेक करता है अच्छा कि दीवार सीधी बन रही है कि टेढ़ी बन रही है। उस तरह से वो लाइन जो ड्रॉपिंग होती है ना, इस तरह की लाइन हम लोग यहां पर भी कोई भी इरेगुलर शेप की बॉडी को लेते हैं और दो एक बार ड्रॉप करते हैं। एक बार ऐसे ड्रॉप करते हैं, फिर बॉडी का हैंगिंग पॉइंट चेंज करते हैं, फिर ड्रॉप करते हैं, जहां दोनों लाइन मीट करेगी बच्चों, उसी को कहते हैं प्लम्ब लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन ऑफ द प्लम्ब लाइन इज सेड टू बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यही है डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर लैमिना बाय द मेथड ऑफ बैलेंस यूजिंग प्लम्ब लाइन। क्या ये बात सारे बच्चे समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है, ओके, नोट हो गया, आगे बढ़े। ग्रेट, पॉज, रिवाइंड सब कर सकते हो भाई, पीछे आगे करते रहो, है ना।
आगे फॉरवर्ड करना चाहो भाई फॉरवर्ड भी कर सकते हो। इलस्ट्रेशन पे आ गए हैं। एक छोटा सवाल है, अपने एक्सरसाइज से निकाला हुआ क्वेश्चन है कि एक रिम है और ये दीवार है, यहां पे क्लैंप किया गया इस तरह। क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म फ्लैट सर्कुलर रिम इज बैलेंस्ड ऑन अ शार्प वर्टिकल नेल बाय सपोर्टिंग इट एट अ पॉइंट ए, मार्क द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय द लेटर जी। यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई कर रही है, दीवार से एक रॉड लेकर हम लोग ने ऐसे बैलेंस किया इस रिम को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक सर्कुलर रिंग के यहां पर कहीं पर लाई करेगी भाई, है ना, सेंटर पर लाई करती, तो उसी लाइन पर नीचे में कहीं एकदम सेंटर पर सेंटर ग्रेविटी होगी, राइट। ठीक है ना, हम लोग पढ़ चुके थे पहले, रिंग के सेंटर पे, डिस्क के सेंटर पर, ट्रायंगुलर लैमिना के सेंट्रॉइड पर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर प्लेट, है ना, स्क्वायर प्लेट, रोम्बस प्लेट के इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है, राइट। ग्रेट। नाउ तो ये एक पार्ट हुआ, इसी में आगे से बच्चों एक और पार्ट है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम लोग के सिलेबस में एक और सेगमेंट है बच्चों, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चैप्टर नंबर 1 का आखिरी सेगमेंट है ये। पहले सेगमेंट थी जहां पर हम लोगों ने मोमेंट ऑफ फोर्स पर बात किया, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला समझा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट समझा, न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अभी हम लोग ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझा कि वो एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम लोग इस तरह कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं कि उसी पॉइंट से पूरे बॉडी का वेट पास करता है, और वहीं पर अगर हम लोग उंगली लगा दें तो वो बॉडी पूरा बैलेंस हो जाएगा, या उस पॉइंट के अबाउट अगर बॉडी का पूरा मोमेंट मेजर किया जाए तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट इज ऑलवेज जीरो, राइट। अब आती है बात हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब यहां पर है स्पीड कांस्टेंट। मैं कहता हूं यहां पर यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब है स्पीड, जिस स्पीड से ये सर्कुलर मोशन हो रहा है ये कांस्टेंट है। और सर्कुलर वर्ड का मतलब जो पाथ है उसका शेप है सर्कल, जो पाथ है उसका शेप है सर्कल। और एक बात भाई, सर्कुलर मोशन की एक पहचान होता है, यहां पर जो ये लेंथ होती है ना बच्चों, ये रेडियस, ये कांस्टेंट होती है। यहां पे दिख रहा है किस तरह घूम रहा है भाई, देख रहे हो ना किस तरह घूम रहा है। ये पता है एरो क्या है, एनी आइडिया ये एरो क्या है? ये एरो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो हमेशा बदल रहा है। देखो मैंने यहां पर दिया तो देखो अभी यहां पहुंच गया, मैं अब यहां पे दे रहा हूं इस तरफ वेलोसिटी, फिर बदल गया, फिर इधर इस तरफ वेलोसिटी, फिर देखो ये बदल गया। मतलब पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बच्चों इज अलोंग द टेंजेंट, याद रख लो भाई। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, तो भैया दिख रहा है अभी देखो टेंजेंट इस तरफ है ना, फिर ये बेचारा आगे बढ़ गया, वो टेंजेंट बदल गया। तो हर मोमेंट पर वेलोसिटी बदल रही है, पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड नहीं बदल रही। यहां स्पीड वेरी नहीं करती है बच्चों, यहां वेलोसिटी वेरी करती है। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, है ना, जिस रेट से वो घूम रहा है प्लस डायरेक्शन, और डायरेक्शन हर समय टेंजेंशियल है। देखो डायरेक्शन अभी सेम हुआ, फिर डायरेक्शन अब चेंज हो गया, है ना, और डायरेक्शन लगातार हर मोमेंट पर चेंज हो रहा है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखो, वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है बच्चों, वेलोसिटी यहां पे हमेशा चेंज हो रही है। तो एक लाइन पर व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पर कांस्टेंट स्पीड है जिसके वजह से नाम में पड़ा वर्ड यूनिफॉर्म, और पाथ सर्कल है बोलकर नाम पड़ा सर्कुलर, और मोशन हो रहा है भाई सर्कुलर मोशन। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई सबको? भाई आराम से सब लोग नोट करना चाहे तो नोट कर ले, किताब से अगर एक बार फॉलो करते हुए चले, किताब से फॉलो करते चले और कॉपी में नोट करते चले जो सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। हम लोगों ने एक बात साथ साथ यहां पे सीख लिया कि भाई वेलोसिटी यहां पर लगातार चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंजेस, और अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन कहता है कि यहां पे जरूर कोई ना कोई फोर्स काम कर रही होगी जो इसका डायरेक्शन चेंज करती है। हम लोग यहां पर देख रहे हैं एक और एरो है बच्चों, ये एरो ना हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, देखना ये एरो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये एरो है फोर्स, ये एरो है फोर्स, और इस फोर्स का नाम है बच्चों, इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद कर लो इस चैप्टर के लिए ना कुछ ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, यूनिफॉर्म का मतलब यहां स्पीड कांस्टेंट है। दूसरा बात, क्या बदल रहा है? वेलोसिटी बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन बदल रहा है। मैं बता दूं सर्कुलर मोशन के दौरान जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग टेंजेंट होती है। हम लोग रियल लाइफ में अगर बात करें कहां कहां सर्कुलर मोशन दिखता है हमें, हम लोग रास्ते में जब टर्न लेते हैं बच्चों, वो भी एक सर्कुलर मोशन का एक पार्ट होता है।
कंप्लीट सर्कल नहीं हो पर एक टर्न पार्ट ऑफ सर्कल हुआ। अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है सन के अबाउट वो भी सर्कुलर मोशन है। मून जो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अबाउट वो भी सर्कुलर मोशन है। हम लोग पढ़ते हैं कि एटम के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो भी सर्कुलर मोशन है, राइट। हम लोग झूला झूल रहे होते हैं भाई, वो भी एक सर्कुलर मोशन है ना। जायंट व्हील में घूम रहे हैं, वो भी सर्कुलर मोशन है, राइट। बहुत लोग हो सकता है कि भाई साइक्लोन पे ट्रेवल किए हो, वो अच्छी अच्छी जगह पे, निको पार्क और अच्छे अच्छे जगह पर होता है भाई, तो वहां पर जो वो मोशन हो रहा होता है वो भी पार्ट ऑफ सर्कल हो रहा होता है, कंप्लीट नहीं पर पार्ट ऑफ सर्कल हो रहा होता है। हम लोग समझ सकते हैं भाई सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, हर मोमेंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, और डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए हमें एक कंपलसरी फोर्स चाहिए। इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल। सेंट्री वर्ड आया टुवर्ड सेंटर के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स है इस फोर्स का नाम, ठीक है। ये हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है। मैंने देखो आगे लिख के रखा था, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन इज वेरिएबल। द वेलोसिटी of the particle or body in circular motion is variable, or the circular motion is accelerated even though the speed of the particle is uniform। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग कहते हैं कि दो यहां पर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बदल रहा, फिर भी एक फोर्स जरूरी है काम करने के लिए। वो फोर्स क्या कर रही है बच्चों, वो फोर्स लगातार डायरेक्शन चेंज कर रही है। फोर्स का लगना मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, स्पीड का नहीं। वेलोसिटी में दो बातें आती हैं, स्पीड भी और डायरेक्शन भी। यहां की फोर्स क्या कर रही है बच्चों, इट्स अ डायरेक्शन चेंजिंग फोर्स, इसलिए बॉडी को क्या बोलेंगे, बॉडी एक्सेलरेट भी कर रही है, एक्सेलरेशन हो रही है बॉडी में, हाँ या ना। तो ये बात ध्यान रखना भाई, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन इज वेरिएबल, और सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। यहां पे अभी भी सर्कुलर मोशन, और हर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेट करता है बिकॉज वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। तो यहां पर सारी इंपॉर्टेंट बात बच्चों में नोट करके रखें, फटाफट देख लें। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। हमेशा एक फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा होता है। मैं बताऊं बच्चों, जब अर्थ घूम रही होती है सन के अबाउट ना, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स का जो जरूरत होता है वो पूरा करता है। जब हम रास्ते में टर्न लेते हैं ना, तो जमीन की जो फ्रिक्शन होती है ना, वो टायरों को वो फोर्स देकर हम लोग को टर्न कराने में मदद करती है। तो जब कभी तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा, देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग। तो भाई वहां पर क्या फोर्स काम करता है, वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से, अलग अलग एजेंट से हम लोग को वो फोर्स मिलता है। लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है भाई न्यूक्लियस के अबाउट में, तो इलेक्ट्रॉन पे जो वो कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करती है न्यूक्लियस की वजह से, वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग को एल्ड करती है वहां पर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स, मैं बता दूं, विच एक्चुअली हेल्प्स इन डायरेक्शन चेंजिंग। इट्स अ डायरेक्शन चेंजर। भाई ये ना हो तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। So centripetal force is the force acting on a body moving in a circular path in a direction towards the center of circular path। भाई यहां पर हर समय पार्टिकल जहां पे भी होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। आगे बात करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सेलरेशन चेंजेस एट ईच पॉइंट। सही बात है, यहां पे इस तरफ, यहां पे इस तरफ, यहां पे इस तरफ। तो ध्यान रखना, ये फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स भी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। मैं बाय द वे बता दूं, इस फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r, जहां पे m है जो मास घूम रहा है सर्कुलर मोशन, उसका मास। ये v क्या है, स्पीड, जिस स्पीड से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। और ये r क्या है, रेडियस। मैं कह दूं यहां पर m स्टैंड्स फॉर बच्चों मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है। v है स्पीड ऑफ द सर्कुलर मोशन, r है रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी के लिए बच्चों बस ये फॉर्मूला याद रखो, इससे काम बन जाएगा। और यही mv² मास कर देंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा v²/r। v है स्पीड, r है रेडियस। बच्चों यहां पर भी जो एक्सेलरेशन या फोर्स है, ये किसके टर्म्स में है, ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बस याद रखना। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ नहीं करता है, स्पीड नहीं बदलता है, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, क्योंकि हर पॉइंट पर सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। डायरेक्शन किस तरफ होता है बच्चों, टेंजेंट की तरफ होता है वेलोसिटी का हमेशा। तो एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है भैया, फोर्स का डायरेक्शन की तरफ ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है, F=ma। तो जो F का डायरेक्शन वही A का डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होना मतलब वेरिएबल। तो यहां पे फोर्स और एक्सेलरेशन
दोनों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और तीन चीजों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी हर समय टेंजेंशियल है और टेंजेंट बदल रहा है लगातार, राइट। इट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भाई, यहां पर कोई मोमेंट ऑफ फोर्स या कोई टर्निंग फोर्स नहीं लग रहा जिसकी वजह से मेरा स्पीड बढ़े, डायरेक्शन चेंज हो रहा है बच्चों, स्पीड नहीं इंक्रीज कर रही है, स्पीड डिक्रीज नहीं कर रही है, वो जिस स्पीड से घूम रही थी उस स्पीड से घूम रही है ना। मेरा यहां पे कोई मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं लग रहा है, कोई टर्निंग जो फोर्स होगा जो इसका स्पीड बढ़ा दे। जैसे मैंने पंखा जस्ट ऑन किया, तो जब पंखा जस्ट ऑन होता है बच्चों तो पंखे की स्पीड बढ़ रही होती है, उसमें एक तरह से वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे नहीं है। जब इसकी स्पीड बदल रहा है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां पे घूमने का स्पीड कांस्टेंट है, घूम रहा है और एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ना। वो घूम रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से घूमे जा रहा है, चीजें बदल नहीं रही। हम लोग कहेंगे यहां पे डायनामिक इक्विलिब्रियम है। वहीं पे अगर रेस्ट पे रहता हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। बच्चों यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिख रहे होंगे। मैंने यहां पे एग्जांपल दिया कि बच्चा है जो रस्सी को इस तरह घुमा रहा है, यहां पे जो रस्सी है ना, ये जो टेंशन फोर्स है बच्चा जो खींच के रखा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। यहां पे बच्चों क्या हो रहा पता है, यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहा है ना, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां पर जो ये न्यूक्लियर फोर्स है, मैं कहता हूं न्यूक्लियर फोर्स है, मैं कलर चेंज करता हूं, मैं कहता हूं न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैंने न्यूक्लियर फोर्स बोला, न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से घूमने में मदद करती है। बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर अर्थ अट्रैक्ट करके रखा है तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। भाई जब कभी कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हमेशा एक सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, अलग अलग जगह अलग अलग एजेंट है। यहां पे रस्सी का टेंशन दे रहा है, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहां ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहां पर भी नॉर्मल फोर्स होता है। बात करेंगे नॉर्मल फोर्स क्या होता है। फिलहाल यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिया गया है, भाई मैं बता दूं, एक ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अर्थ के अबाउट ना मून को घूमने में, मतलब ऑर्बिट कवर करने में 27 डेज लगता है, बट क्योंकि अर्थ खुद भी ऐसे घूम रहा है ना, तो उसी जगह पर वापस पहुंचने में उसको लगभग 29 डेज लग जाते हैं, 29 दिन थोड़ा ज्यादा हल्का सा। ठीक है, मतलब सेम फेज में आने में 29 डेज लगता है, सेम फेज में आने में, मतलब हम लोग जिस जगह पर अर्थ पे खड़े हैं ठीक उसी जगह पे चांद वापस वैसा ही चीज रिपीट करे जैसा वो किया था, वो ठीक 29 दिन बाद होता है, लगभग 1 महीना इसी हिसाब से बात करते हैं भाई, है ना। पूर्णिमा का रात वगैरह वगैरह सारी बातें, वो लगभग 1 महीने का एवरेज होता है, क्योंकि 29 प्लस दिन होता है, थोड़ा सा 29.3 ऐसा कुछ थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं कि इसीलिए हम लोग 1 महीना में बात करते हैं, भाई पूर्णिमा आएगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, वो एक एकादशी, वो सारी बातें होती है हर महीने में, है ना। और ये एग्जाम्पल है बच्चों कि ये सन के अबाउट अर्थ घूम रहा है, क्योंकि अर्थ, और मैंने पढ़ा है, हम लोग ने पढ़ा है किताब में कि मून का रोटेशन फेज होता है 27 डेज का, ऑर्बिट कवर हो गया 27 डेज में, पर वो अभी भी तो अर्थ थोड़ा सा और घूम गया ना, बिकॉज अर्थ तो रेस्ट पर नहीं है ना, वो यहीं से घूम के वापस यहीं पहुंच जाएगा 27 डेज में, बट अर्थ भी तो थोड़ा घूम गया, तो थोड़ा यहां पर आके वो सेम फेज पकड़ेगा वापस। ठीक है, अब एक और फोर्स हम लोग पढ़ते हैं बच्चों सर्कुलर मोशन में। जब कभी तुम सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हो, तुम गाड़ी में बैठे हो, तो तुम्हारा बॉडी बाहर की तरफ गिरता है। देखो गाड़ी टर्न लेती है ना, तुम्हारा बॉडी बाहर की तरफ गिरता है। ये जो तुम बाहर की तरफ गिरते हो ना, तुमने इसको भी नाम दे दिया, तुमने इसको नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कोई रियल फोर्स नहीं है, पर तुम बाहर की तरफ गिर रहे थे, तुमने इसको नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल। इमेजिन करो तुम एक गाड़ी में आगे जा रहे हो, ठीक, तुमने ब्रेक लगाया, तुम्हारा बॉडी कहां गिरेगा? आगे। क्यों? जब फोर्स लगा पीछे तो इनर्शिया मेंटेन करने के चक्कर में तुम्हारा बॉडी गिरा आगे। इनर्शिया पढ़े हो ना, इनर्शिया ऑफ मोशन, तुम्हारे बॉडी के पूरे पार्ट को आगे जाने की आदत थी। जैसे ही ब्रेक लगा, तुम्हारा बॉडी का ऊपर का पार्ट आगे जाना चाह रहा, बोल के बॉडी आगे लीन हो गया। हाँ या ना, बॉडी आगे लीन हो गया, यस और नो? तो भाई ये इसी तरह जब सर्कुलर मोशन होता है तो तुम्हारे पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, तो तुम्हारा बॉडी लीन कर रहा है बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल के बाहर की तरफ बॉडी लीन कर रहा है। इस बाहर लीनिंग को हम लोग ने नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल। ये कोई फोर्स नहीं है, ये बस हम लोग जो फील कर रहे थे उसको भी एक नाम दे दिया कि मेरा बॉडी बाहर की तरफ गिर रहा है, अच्छा मेरे पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बॉडी बाहर लीन करेगा ही ना, क्योंकि इनर्शिया ऑफ वही मोशन वाला बात हो गया जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। जैसे तुमने एक ट्रेन में बैठे हुए, भाई ट्रेन चालू होती है, तुम्हारा बॉडी पीछे गिरता है, क्यों? तुम्हारे बॉडी को पीछे रहने का था, तुम्हारे बॉडी को था कि रेस्ट पे ही रहना है भाई,
वही बात है। तो अ फोर्स अज्यूम टू बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन सेंटर से अवे की तरफ। सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन सेंटर से अवे की तरफ, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है, बस हम लोग जो फील कर रहे हैं ना, मेरा बॉडी बाहर लीन कर रहा है टर्न लेते वक्त, हम लोग उसको नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल। ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं। इट इज नॉट अ रियल फोर्स, ये बात ध्यान रखो। ये एक स्यूडो फोर्स है, बहुत तो इसको बोलते हैं स्यूडो, स्यूडोपोडिया है ना। स्यूडो मतलब फॉल्स, इट्स अ फॉल्स फोर्स, बहुत तो इसको नाम देते हैं स्यूडो फोर्स। और इट्स नॉट अ रियल फोर्स, ठीक है। फिक्टिशियस मतलब नॉट अ रियल फोर्स, झूठे हैं, बस एक काल्पनिक बात है। तो मतलब सर्कुलर मोशन में क्या क्या सीखे हम लोग भाई? सर्कुलर मोशन में लोग क्या क्या सीखे, फटाफट रिवाइज कर लें। ओके, हम लोग सीखे कि भाई जब कभी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म मतलब स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन तीनों चेंज हो रहा है। ये तीनों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। और वेलोसिटी बदलने के लिए मेरे को फोर्स चाहिए ही चाहिए। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? उसकी वैल्यू होती है mv²/r। एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r। और ये दोनों ही सब वेरिएबल है बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहां पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है बिकॉज वो घूम तो रहा है पर उसका घूमने का स्पीड चेंज नहीं होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं यहां पे फोर्स और एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है और कुछ नहीं। मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिखाए एंड आई एक्सपेक्ट सबको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फॉल्स फोर्स है, एक रियल फोर्स नहीं है। और यहां पर एक और एग्जांपल दिख रहा है कि भाई ये टेंशन है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, दिख रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है जो एक्चुअल फोर्स है, बट ये एक जबरदस्ती का एक और फोर्स का नाम दे सकते हैं भाई, बॉडी बाहर की तरफ गिरना चाह रहा है, झटकना चाह रहा है, इसको नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल करता हूं जब हम लोग 11 में बात करते हैं। मैं बहुत सारी बातें भी नहीं कर सकता एक्चुअली। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने के लिए हमें फ्रेम पर बात करना पड़ता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बात करना पड़ता है। हम लोग उन सारी बातों पर अभी नहीं जा सकते, इसलिए मान के रखो कि ये झूठा फोर्स है, इसका डायरेक्शन अवे की तरफ होता है। इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा, डिटेलिंग इसके आगे आने वाली है, ठीक है। आगे चल के हो सकता है हम लोग फाउंडेशन बैच भी लेंगे, तब हम लोग और डिटेल करने वाले हैं हर चीज को, ठीक है भाई। तो ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। एक झूला झूलते हैं हम लोग, ये वाला भी एक झूला होता है। मैं कभी झूला नहीं हूं बट मैंने देखा है भाई, लोग जब ये घूम रहे होते हैं ये चीजें, ये बाहर की तरफ फेंका रहे होते हैं। बाहर की तरफ फेंका रहे मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भाई दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू फॉर जस्ट गोइंग थ्रू दिस सेशन। आई एम वेरी ग्लैड कि भाई सब लोग सारे क्लासेस को इतने अच्छे से, इतने प्यार से फॉलो कर रहे हैं और सब लोग फॉलो करते रहें। हम लोग चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीशन पर आ गए हैं बाय दिस। आई एक्सपेक्ट हम लोग ने सारी चीजें सीख ली है। हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस कोर्स में, इस जर्नी में, ठीक है भाई। हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत जल्दी इस पर एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है। टेस्ट के लिंक कैसे क्या मिलेगी उसकी इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीक में दूंगा, पर अभी के लिए हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले किसी ने कोई अगर डाउट रखना है तो डाउट रख सकते हैं। उन सारे डाउट को अगर हम लोग एक्युमुलेट करके एक और सेशन इस पर क्लास ले सकते हैं। अदरवाइज चैप्टर नंबर 2 will be our next discussion in the next class। हफ्ते में क्लास 3 दिन होती है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे फॉर क्लास 10, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे फॉर क्लास 9। मैं एक्सपेक्ट करता हूं हम लोग सब लोग बहुत एनर्जेटिकली और बहुत खुशी के साथ सारे क्लास को फॉलो कर रहे हैं, पूरे फोकस के साथ क्लास में बैठ रहे हैं और सारी इंपॉर्टेंट बातों को नोट करते हुए जा रहे हैं। दिस मच फॉर दिस सेशन। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।